नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। लोकसभा चुनाव अब फाइनल और अंतिम दौर में पहुंच चुका है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीट पर 1 जून को वोटिंग होनी है। इस फेज में करीब 904 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट पर भी परीक्षा होनी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सियासी बारिश मानी जाने वाली अभिषेक बनर्जी की डायमंड हार्बर और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती की पाटलिपुत्र सीट पर भी इम्तिहान होना है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 57 सीटों पर चुनाव है। इसमें बिहार, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीटों पर चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश की करीब 13 सीटों पर 144 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। बिहार की 8 सीटों पर 134 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। ओडिशा की 6 सीटों पर 66, झारखंड की 3 सीटों के लिए 52, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों के लिए 37, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों के लिए करीब 124 और चंडीगढ़ की महज 1 सीट पर 19 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। आपको बता दें कि 7वें चरण में जो सियासी समीकरण है वो कैसे बनेंगे। 7वें चरण की जिन 57 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होनी है, 2019 में उन सीटों पर बीजेपी का जो प्रदर्शन था काफ़ी अच्छा रहा है। पिछले चुनाव में इन 57 सीटों में से बीजेपी ने करीब 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। इसके अलावा जेडीयू को 3 सीटें मिली थी, तो अपना दल एस को 2 सीटें मिली थी। शिरोमणि अकाली दल ने 2 सीटें जीती थी। आम आदमी पार्टी 1, बीजेडी 2, झारखंड मुक्ति मोर्चा 1 और टीएमसी करीब 9 सीटें जीतने में सफल रही थी। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए 32 सीटें जीतने में कामयाब रहा, जबकि यूपीए 9 सीटें जीती थी और इस प्रकार से देखें कि 14 सीटें अन्य दल को मिली थी। लेकिन अब देखना होगा कि इस बार के चुनावी समीकरण कितने बदले हैं। 2019 में जो प्रदर्शन रहा था, क्या बीजेपी इस बार वो दोहरा पाएगी? क्या इंडिया गठबंधन उस चुनौती को झेल पाएगा जो 2019 में चुनौती झेली है? इस मुद्दे पर अधिक जानकारी देंगे। देखिए, तमाम मेहमान हमारे साथ में जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपको परिचय करवा देता हूं, उसके बाद में इस पूरे मुद्दे पर बहस शुरू करेंगे। थोड़ी ही देर में आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना सक्सेना हमको ज्वाइन करेंगी। यामीन कादरी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है हमारे साथ में। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। वेद प्रकाश शास्त्री जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। नीरज महिरे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। वेद प्रकाश शास्त्री जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो सियासी समीकरण 2019 में बने थे, क्या बीजेपी 2024 में दोहराने जा रही है? नहीं है कि जो 2019 में समीकरण थे, हम उनसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। उनसे बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहेगा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। हमने जो 10 साल में देश के लिए काम किया है, आम नागरिकों के लिए काम किया है, जनता के जो विकास से जुड़े हुए मामलों को हमने निपटाया है, वो चाहे किसान हो, नौजवान हो, जो बेरोजगारी हो, इन सारे मुद्दों पे जो हमने काम किए हैं, उनको लेकर के हम जनता के बीच में पहुंचे हैं। तो 2019 से हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे और पिछली बार हमारे पास इन 57 सीटों में से 32 सीटें थी और इन पर तो हम काबिज रहेंगे ही। हमें ये आशा है कि जनता हमको आशीर्वाद देगी और हम इस पर बढ़त बनाएं। बिल्कुल ठीक है। आपके 10 साल के कामों पर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि बीजेपी 2019 से बेहतर 2024 में प्रदर्शन करेगी। क्या लगता है आपको कि 32 सीटों के अलावा भी आप सीटें जीतेंगी, यानी कि प्लस ही रहेगा, माइनस कुछ नहीं रहेगा? निश्चित रूप से देखिए मनीष जी, ऐसा है कि निश्चित रूप से जो जनादेश हमको मिला था 2019 में, 2014 में, हमने उससे बेहतर काम किया, अपने मैनिफेस्टो पर काम किया, जनहित के सारे मामले निपटाए और आगे भी हम काम करने के लिए अपना एजेंडा जारी कर चुके हैं। हमारा मैनिफेस्टो जारी हो चुका है। हमें ये विश्वास है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी और हम उन 32 सीटों से अधिक सीटें लाने का काम करेंगे। ठीक है, और बेहतर प्रदर्शन करने का यामीन कादरी जी, जैसा कि वेद प्रकाश शास्त्री जी दावा कर रहे हैं कि इस बार का प्रदर्शन 2019 से भी अलग रहेगा, उससे अधिक रहेगा, ये उनका कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उनका ये दावा है कि हमने पिछले 10 सालों में जो काम किए हैं, जनता के बीच में गए हैं, जनता हमको अखंड वाला आशीर्वाद देने जा रही है। आपको कैसा आशीर्वाद देगी जनता? क्योंकि पिछली बार आपने इन 57 में से महज 8 सीटों पर ही अच्छा प्रदर्शन किया था। देखिएगा, पिछले चुनाव की तुलना इस चुनाव से नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए नहीं हो सकती कि एनडीए की सरकार को 10 वर्ष हो गए। जनता ने जो आशा एनडीए सरकार से की थी, एनडीए सरकार ने जो वादे किए थे 2014 में और 2019 में,
जनता को, भारत की को ये विश्वास होने लगा था कि शायद 5 साल बाद ये जो हमारे काम है वो पूरे हों, महंगाई पर अंकुश लगे, बेरोजगारी का हमारा मुद्दा खत्म हो और भ्रष्टाचारी खत्म हो, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। 2024 का चुनाव निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के लिए परिवर्तन की लहर चल रही है। नहीं तो मुद्दे क्यों नहीं उठे यामिन जी, मुद्दे क्यों नहीं उठे? मुद्दे उठाने का काम कांग्रेस पार्टी का था। कांग्रेस पार्टी का इसलिए भी ज्यादा था क्योंकि कांग्रेस एक तो मुख्य विपक्षी पार्टी है, दूसरा यह है कि कांग्रेस विपक्षी पार्टी होने के साथ साथ एक गठबंधन की मुखिया भी है, तो बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की थी। लेकिन कांग्रेस के नेता तो मुद्दों से भटकाने में लगे रहे। आज ही मणिशंकर अय्यर ने चीन को लेकर बयान दे दिया, तो बीजेपी क्यों मुद्दा नहीं बनाएगी उसको? और आप कहते हैं कि बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, महंगाई की बात नहीं हो रही है। बात तो मुझे बोलने तो दीजिए। जी बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के अंदर भी कुछ ऐसे नेता हैं जो भाजपा के इशारे पे बयान देते हैं, लेकिन मणिशंकर अय्यर जैसे नेताओं पर अब कोई जनता विश्वास नहीं करती है। पहला चुनाव इन्होंने खराब करा चुके हैं हमारा। हम नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं। और मुद्दे की बात आप करें, हमने पहले नहीं, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, तो पार्टी उनको, कांग्रेस पार्टी उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का जोखिम क्यों नहीं उठाती? अगर वो आपको लगता है कि अगर मैं भी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा हूं तो मुझे भी बाहर दिखाने का रास्ता पार्टी को कर देना चाहिए, तो वो भी होगा। जी ठीक है, लेकिन आप सुनिए तो सही जी। मुद्दों की बात पर है। पहला दूसरे चरण के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो पे लड़ रही थी और मोदी सरकार ने आकर के जब ये कहना शुरू करा कि हमें मंगलसूत्र पर वोट दो, हमें विरासत पे वोट दो, ज्यादा औलाद वालों को, तो ये मुद्दे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उछाले गए थे ना सर? हमने एकदम से आकर थोड़ी कहा था। ये मोदी जी ने अपनी रैली में कहा था, अमित शाह जी ने अपनी रैली में कहा, आरक्षण का मुद्दा उठा, संविधान का मुद्दा इनके सांसदों ने उठाया, हमें उसमें उलझाया। लेकिन हमने चौथा, पांचवा, छठा चरण जो है अपनी उपलब्धियों पर बताया। ठीक है और नीरज मेहरे जी, ठीक है, आपके पास में लौट कर आना चाहूंगा। नीरज मेहरे जी, इसका मतलब पूरा, अगर पूरा कंक्लूजन निकालें तो बीजेपी जैसा नाच नचा रही थी, विपक्ष वैसा नाच नच रहा था, इसका मतलब ये समझें? नहीं, ये कैसे समझ लेंगे? आपने तो कहा कि बीजेपी ने उलझा रखा हमको। आपने कहा ना सर कि बीजेपी ने उलझा रखा हमको, क्यों आप उलझे? मतलब इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो जैसा नाच नचा रही थी आप नच रहे थे। अब हम नचा रहे हैं ना, जो हम कहते हैं बीजेपी कहती है। ठीक है, आप नचाइएगा। नीरज मेहरे जी को जवाब देने दीजिए। मोदी जी कहते हैं। ठीक है नीरज जी, जवाब दीजिए। देखिए मनीष जी, चुनाव जो है मुद्दे पे कोई व्यक्ति बात नहीं करना चाह रहा है, चाहे वो भाजपा पार्टी हो या इंडिया गठबंधन हो। महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, विकास, पानी, बिजली, इन सब चीजों पे कोई बात नहीं करना चाह रहा हो। हमारे और आपके सामने जीता जागता सबूत यह है कि अब तक जो 6 चरण हुए हैं, उन 6 चरणों में लगभग 1 दर्जन जगह ऐसी है जहां पे उत्तर प्रदेश में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। अगर आप 10 साल देश की सत्ता में रहे हैं तो हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश की, प्रदेश की जनता अगर विकास के, बिजली, उनकी मूलभूत जो समस्याएं थी, वो बिजली, पानी, सड़क, पुलिया नहीं बनी या ये खरंजा नहीं बना, इनको लेके उन्होंने बहिष्कार किया, तो हमारे लिए बहुत निंदनीय बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कि हम विकास की गंगा बहा रहे हैं और विकास के नाम पे जनता को बहिष्कार। लोगों को उम्मीद थी, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि हमारे मुद्दों पर वोटिंग होगी, हमारे मुद्दों पर चुनाव होगा, हमारे मुद्दे उछाले जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमने लोगों के मुद्दों को शून्य देखा है और राजनीति के बहस के पटल पर। और जब राजनीति के बहस के पटल पर आवाम के मुद्दे अगर शून्य हो जाए तो जनता में कहीं ना कहीं विद्रोह की संभावना और अधिक हो जाती है। और ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि हमारे मुद्दे उछलेंगे, मुद्दों पर काम होगा, हमारे मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसीलिए लोगों ने कम से कम नहीं तो चुनाव का बहिष्कार की घोषणा की। वही बात आप तक पहुंचाना चाह रहा था कि चुनाव जो हो रहा है उस पर बात होनी चाहिए थी कि आयुष्मान कार्ड की बात होनी चाहिए थी, शौचालय की बात, प्रधानमंत्री आवास की बात होनी चाहिए थी, घर घर बिजली की बात होनी चाहिए थी, उज्ज्वला सिलेंडर की। इस पे बात नहीं हो रही है। बात किस पे हो रही है? बात जो हो रही है, मंदिर तोड़ देंगे, हिंदू मुसलमान हो जाएगा, वो टोटी उखाड़ ले जाएंगे, दूध में नींबू निचोड़ देंगे, बिजली का कनेक्शन काट देंगे। ये हमारे मुद्दे नहीं है। पनीर बना देंगे। जनता जो चाहती है, आप देश के 10 साल राज किया आपने, प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छी बात है, देश का सबसे महापर्व है बड़ा। आप जनता को बताइए कि हमने 10 साल में ये काम किया है, 5 साल अगले अगर हम आते हैं तो ये तो लेखा जोखा देने का जोखिम, सर लेखा जोखा देने का जोखिम कोई नहीं उठाना चाहता है। अगर लेखा जोखा देंगे तो फिर बाकी मुद्दे हिंदू मुसलमान तो छूट जाएंगे ना, जो जरूरी है।
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन समस्या यही है ना, देश की ठीक है। जनता जो जानना चाह रही है, आप उस पे बात ही नहीं करना चाह रहे। ठीक। आप और बात कर रहे हैं सिर्फ हिंदू मुसलमान पे, मंदिर मस्जिद पे। ये बात सिर्फ एक पार्टी की नहीं, हर पार्टी की, क्योंकि कांग्रेस के नहीं, नेता दोनों, हम लगातार ये दोनों बात पक्षों कहते पे रहे, दोनों कभी मैंने चीन का मुद्दा उठाते रहे, कभी पाकिस्तान का मुद्दा उठाते रहे, कभी मिसाइल का मुद्दा उठाते रहे, कहीं परमाणु बम का मुद्दा उठाते रहे, कहीं विरासत टैक्स का मुद्दा उठाते रहे। तो ये बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकले बयान है, ऐसा तो बिल्कुल बीजेपी मनीष ने जी, उनको ये मुद्दा हमने बनाया, कहा तो शुरू इसलिए में, दोनों पार्टी बात खेलती शुरू रही इन होने पर। से पहले ही मैंने एक बात ठीक कही है। कि भारतीय जनता पार्टी हो या इंडिया गठबंधन, दोनों ही लोग मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा आपसे। जी मनीष। ठीक है। रीना सक्सेना जी हमारे साथ में जुड़ गई हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगी। मैम, आपका बहुत स्वागत है। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अब आखिरी चरण हो चला है, सारे चरण बीत चुके हैं, आखिरी चरण है, जिस प्रकार से वोटिंग संपन्न हो रही है, लेकिन वोटिंग के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम मिस कर रहे हैं, क्या कहेंगी आप? रीना जी, रीना सक्सेना जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है रीना जी से संपर्क हमारा नहीं बन पा रहा है। लौट कर के वेद प्रकाश शास्त्री जी, आपके पास में आना चाहूंगा। जिस प्रकार से मुद्दों की बात की जा रही है कि पूरा चुनाव हो गया, 6 चरण बीत चुके हैं, 7वें चरण की अंतिम वोटिंग 2-3 दिन में होनी है, 1 जून को वोटिंग होगी, सभी चरण बीत जाएंगे, कहीं जनता की बात नहीं, कहीं मुद्दों की बात नहीं, कहीं बेरोजगारी की बात नहीं, कहीं महंगाई की बात नहीं, आरोप लग रहा है बीजेपी पर, क्या कहेंगे आप? मनीष जी, अभी जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो सवालात खड़े किए, हम उनके सवाल से सहमत हैं कि ठीक है, हम राजनीतिक दल हैं, हम 10 वर्ष सत्ता में रहे हैं, हमारी जवाबदेही बनती है कि आखिर चुनाव का बहिष्कार क्यों हुआ। ये बात ठीक है और हम इसे स्वीकार करते हैं। बिल्कुल। ये है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है। हमने प्रयास किया कि जो जनहित से जुड़े हुए मामले हैं उन पर हम काम करें और लगातार हम काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा क्षेत्र बच जाता है कि जहां पर या तो हम पहुंच नहीं पाते हैं या वहां पहुंचने में अभी थोड़ा विलंब हो रहा है। लोगों की नाराजगी सामने आई है, हम उनसे मिले हैं, उनसे बात की है और उनका बहिष्कार हमने समाप्त कराया, उन्होंने मतदान किया है। हम ये कदापि नहीं चाहते हैं कि कोई इस तरीके की स्थिति असमंजस की देश के अंदर पैदा हो, मेरे पर सवाल खड़ा हो कि आपकी वजह से जनता नाराज है और वो लोग चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहते। हम पूरी देश की जनता को इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि सभी लोग जो अंतिम चरण का चुनाव है उसमें मतदान का हिस्सा लें, भारी संख्या में मतदान करें, क्योंकि वोट ऑफ परसेंटेज इस बार जो कम हुआ है उस पर सबको चिंता जतानी चाहिए। हम हो चाहे हमारे साथी कांग्रेस के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हों, सबके लिए ये चिंता और चिंतन का विषय है। और देखिए, जब जिस दिन मतदान होता है, आपके माध्यम से आग्रह करता हूं जनता से कि सब लोग जाकर के मतदान करें और आपकी जो नाराजगी है, हम सत्ता में आएंगे, निश्चित रूप से आपकी उस नाराजगी को दूर करेंगे जिसके लिए आप असंतुष्ट हैं और विकास के मुद्दे पर हम देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है। और दूसरा जिस दिन वोटिंग होती है, हमारे सामने आया है, एक प्रश्न और आया था कि आपने 10 साल में क्या किया और आगे आप क्या करने वाले हैं। नहीं, लेखा जोखा रखना चाहिए, ये भी सवाल था सर। लेखा जोखा रखना चाहिए, ये भी सवाल था। हमने 10 साल में किया, जो हमने 10 साल में किया उसका पूरा हमारा लेखा जोखा हमारे मैनिफेस्टो में है। आगे हम क्या करने वाले हैं इसका पूरा हमने एजेंडा जारी किया है, वो पूरा घोषणा पत्र हमने जनता के सामने रखा है और वो सबके बीच में मौजूद है। हमारे जो घोषणा पत्र में की गई, जो घोषणा की गई है, जिन नीतियों का जिक्र किया गया है, क्या वो नीतियां बनी? हमारा आगे का एजेंडा क्या? ठीक है, जो जिन नीतियों का जिक्र घोषणा पत्र में किया गया है, क्या वो महज घोषणा ही बन के रह जाएगी या उन पर कुछ नीति बनेगी या वो जनता के बीच में भी जाएंगे, जनता के लिए कुछ काम होगा? मनीष जी, हम आपको आश्वस्त करते हैं, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि हमने जो 2014 में वादे किए थे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम लागू करेंगे, 60% से अधिक उसके मामले लागू हैं। जो फूड सिक्योरिटी बिल है, कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में बना था, एक क्वेश्चन ये भी था, एमएसपी पर कानूनन गारंटी हमने कहे हैं, आगे हम लागू करें। ठीक है सर, एक और टिप्पणी, एमएसपी पर कानूनन गारंटी, ये भी उसमें था, ये अभी लागू करेंगे? एमएसपी पे देखिए ऐसा है मनीष जी, एमएसपी पे कानून की जो गारंटी का मामला है, उस पे हमारे जो किसान भाई हैं उनके साथ बैठकों का दौर कई दौर में चला है, उस पर काम हो रहा है।
जनता का हमको आदेश मिलेगा, हम सरकार में आएंगे, निश्चित रूप से उस मुद्दे को हल करेंगे और किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य मिलेगा। ठीक है यामीन कादरी जी, जिस प्रकार से वेद प्रकाश जी तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं, वादा भी कर रहे हैं और आश्वासन भी दे रहे हैं कि जनता का जनमत हमको मिलेगा तो हम और जो मुद्दे छूट गए हैं उन मुद्दों पर हम काम करेंगे। 2014 में जो मैनिफेस्टो में बात का जिक्र किया गया था वो भी हमने किए हैं। मैं आपके पास में आना चाहूँगा, लेकिन ये सवाल आपसे मैं थोड़ी देर में पूछूंगा। रीना सक्सेना जी से दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। रीना सक्सेना जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, रीना सक्सेना जी, हाँ बिल्कुल ठीक है, आपका स्वागत है मैम। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अभी 6 चरणों की वोटिंग संपन्न हो चुकी है, 7वें चरण की वोटिंग 1 जून को होगी, लेकिन पूरे चुनाव में हमने देखा कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़े गए, कौन से मुद्दे उछाले गए। ऐसे कोई मुद्दे हैं जो हमने मिस किए हैं, जो जनता मिस कर रही है या पार्टियां मिस कर रही है? देखिए, जैसा कि अभी तक 6 चरणों में देखा गया है, तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसी भी मुद्दे पर तो बात की ही नहीं गई है। कि जो ऐसा उन्होंने कहा था कि गारंटी दे के आए थे, मोदी की गारंटी की 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, मगर वो गायब है। महंगाई कम करेंगे, जिस वादे पे आई थी, महंगाई गायब है, महंगाई पे कोई बात नहीं हो रही है। स्वास्थ्य पे जो इन्होंने आयुष्मान कार्ड किया, लोगों को नहीं मिल रहा है इलाज, ये भी है, मगर उस पर भी कोई बात नहीं है। तो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, महिला अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, मगर भारतीय जनता पार्टी जो 6 चरण हुए उसमें किस तरीके की बातें कर रही है कि अगर आप विपक्षी दल को लेके आएंगे तो आतंकी हमले होंगे, अगर आप विपक्षी दल को लेके आएंगे तो आपके मंगलसूत्र बिक जाएंगे, अगर आप विपक्षी दल को लेके आएंगे तो आपकी भैंस चुरा ली जाएगी, अगर आप विपक्षी दल को लेके आएंगे तो विपक्षी दल मुजरा कर रहा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनाव में जनता के सामने सिर्फ अनर्गल बातें, और ऊपर से इनके दिग्गज नेता, शीर्ष नेता, चाहे वो राजनाथ जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे वो संबित पात्रा हो, कैसी बातें कर रहे हैं। संबित पात्रा जी बोल रहे हैं कि जगन्नाथ भगवान जो हैं मोदी के भक्त हैं। उसके बाद राजनाथ जी बोल रहे हैं के बाद में माफी मांगी थी आम आदमी पार्टी ने वो मांगी थी, मगर बोला तो उन्होंने कहा था कि टंग स्लिप हो गई। बाद में ये मिस्टेक टंग ऑफ स्लिप नहीं होती है, ये प्रवक्ता है भाई, पढ़े लिखे प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी। पढ़े लिखे प्रवक्ताओं की तरह उन्होंने बिहेव किया, माफी मांगी ना, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है ना, दिक्कत कोई नहीं है, मगर ये है, मैं तो आपको 6 चरण में जो बातें हो रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो मिस क्या किया है हमने? मैं ये पूछ रहा था, हमने मिस क्या किया है? सारी बातें हो गई, हमने मिस क्या किया? जनता के मुद्दे, जनता के मुद्दे, ना नौकरी पे बात हुई, रोजगार पे, ना जो है महिला सुरक्षा पर कोई बात हुई, जो महंगाई बढ़ रही है। अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटी दी है, अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटी दी है, उनमें से एक महत्वपूर्ण गारंटी यह है कि उन्होंने 1 साल में 2 करोड़ रोजगार की बात कही, और वो भी दिल्ली में। बिल्कुल, दिल्ली में नहीं, अगर वो आएंगे तो पूरे देश के लिए बात कर रहे हैं ना। वो अभी ये दिल्ली का चुनाव विधानसभा का चुनाव नहीं है साहब, ये लोकसभा का चुनाव है। तो जो बात हो रही है वो पूरे देश के लिए बात हो रही है, जो वादे हो रहे हैं पूरे देश के लिए। उन्होंने ये भी तो कहा कि अगर हमारे गठबंधन आता है तो हम पूरे देश को, जैसे दिल्ली में बिजली मुफ्त दे रहे हैं, वैसे पूरे देश की जनता को मुफ्त देंगे। कि जब विधायकों को, सांसदों को बिजली मुफ्त मिल सकती है तो देश की जनता को क्यों नहीं। अगर हम आएंगे तो हम जैसे दिल्ली में बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, ऐसे पूरे उत्तम क्वालिटी की शिक्षा पूरे देश के बच्चों को दी जाएगी। एक सवाल और चाहूंगा मैं एक और सवाल आपसे चाहूंगा कि एक किंवदंती है, एक दंत कथा चलती है देश की सियासत में कि जो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कब्जा कर लेता है वो केंद्र में सरकार बनाता है, क्योंकि केंद्र की सरकार का रास्ता कहीं ना कहीं दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर होकर गुजरता है। साल 1952 से लेकर साल 2019 तक हमने देखा कि अलग अलग पार्टियों का कब्जा रहा। पहले 6 सीट थी, फिर 5 सीट थी, वहां पर सीटों की संख्या बढ़ी और कब्जा भी अलग अलग पार्टियों का रहा। लेकिन ये सही है कि अधिकतर पार्टियों का कब्जा रहा है, तो केंद्र में सरकार उनकी रही है। बीजेपी ने 2 बार वहां पर कब्जा किया 7 सीट पर, और 2 दफा से केंद्र में मोदी की सरकार है। इस बार आप ये दावा कर रहे हैं कि हम अधिकतर सीटें जीतेंगे, यानी 4-3 का आंकड़ा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। वहां पर कितनी सीटें आप जीतेंगे, तो क्या आप इस बात के लिए आश्वस्त है कि केंद्र में आप ही की सरकार बनेगी? बिल्कुल, दिल्ली में हम 7 सीटें जीत रहे हैं लोकसभा की, क्योंकि हमने दिखा दिया, विधानसभा में जीत के दिखाया, फिर एमसीडी में हमने जीत के दिखाया, और इस बार दिल्ली की जनता का स्नेह प्यार मिल रहा है केजरीवाल जी को।
हम ठीक है, सातों सीटें जीतेंगे। ठीक है क्योंकि यामीन हमें कादरी काम जी, पर ठीक है भरोसा मैं आपके पास में आऊंगा। यामीन कादरी जी, मैंने जो आपसे सवाल किया था उसका उत्तर जानना चाह रहा था आपसे। क्या सवाल किया था? मैंने आपसे सवाल किया था कि जिस प्रकार से यहाँ पर वेद प्रकाश जी ने आश्वस्त किया है कि जब तीसरे टर्म में हमारी सरकार बनेगी तो हम उन वादों को पूरा करेंगे जो छूट गए हैं। वो आश्वस्त भी कर रहे हैं और कुछ चीजों के लिए उन्होंने अपील भी की है कि जो कम वोटिंग हो रही है, जहां पर लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है, तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक है, सुधार करेंगे, उन्होंने ये भी कहा। जी 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 देखिए, मैं बता दूं 2014 में माननीय मोदी जी ने कहा था कि मुझे केवल 60 दिन दीजिए। जनता ने विश्वास करके कांग्रेस की सरकार से जो नाराज जनता थी उसने सत्ता परिवर्तन किया और माननीय मोदी जी को प्रदेश का प्रधानमंत्री बनाया। देश का प्रधानमंत्री, महत्वपूर्ण वादा था। देश कहा है मैंने, देश जो आपका चैनल है देश न्यूज, उसी का कहा है। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री। एक इनका कुछ महत्वपूर्ण वादे थे जी। वो वादों के लिए 10 साल की आवश्यकता नहीं थी, जैसे मैं कह सकता हूँ। हाँ। प्रधानमंत्री ने पहली कैबिनेट की मीटिंग में कहा था कि मैं गंगा की सफाई कराऊंगा और उसके लिए माननीय उमा भारती जी को जो है पोर्टफोलियो दे दिया गया था। नंबर 1 ये मैं कहता हूँ, गंगा की सफाई न्यूज 2014 का वादा 2024 तक पूरा नहीं हुआ। एक उन्होंने कहा था प्रत्येक सांसद गांव गोद लेगा और वो सांसद इतना डेवलपमेंट करा देगा कि विश्व में वो गांव देखने लायक बन जाएगा। ये वादा भी उनका 2024 तक पूरा नहीं हुआ, 10 साल हो गए हैं। एक उन्होंने कहा था कि हम जो है नौकरी, अब की बार मोदी सरकार में वो नौकरी जोड़ते थे कि इतनी नौकरियां देंगे, इतने लाख नौकरियां देंगे। ये वादा भी जनता का पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा था 2014 में कि मैं देश का काला धन लाऊंगा और 15 लाख। ठीक है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बातों पर बीजेपी ने और प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया। क्या किया मैं बता रहा हूं ना। नहीं, जिस प्रकार से जो रिश्वतखोर है, जिनके पास में ब्लैक मनी रखी गई है, अब देखिए पिछले 5 साल में जितने लोगों को अरेस्ट किया गया है, कहीं ना कहीं काला धन है। ईडी और सीबीआई के जो छापे पड़ रहे हैं, नोटों का पहाड़ मिल रहा है, इसको आप कैसे मानेंगे? क्या ये काला धन नहीं है? क्या ये काला धन नहीं आ रहा है? हमने झारखंड में देखा और भी जगहों पर देखा। हाँ, मैं जवाब दे दूं आपको कि ईडी और सीडी के छापे पड़ते हैं अजित पवार जी के लिए। अमित शाह जी कहते हैं कि शारदा घोटाले में ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, इसके खिलाफ ईडी और सीडी जाएगी। लेकिन जब भाजपा वॉशिंग मशीन में जाते हैं, अब ठीक है नहीं मत कहिए, भाजपा वॉशिंग मशीन में चौहान साहब जाते हैं, नारायण राणे जाते हैं और अजीत पवार जाते हैं, तो पाक साफ होकर के आ जाते हैं। मैं उन काले धन की बात कर रहा हूँ जो कि अडानी, नीरव मोदी खुलेआम नाम ले रहा है कि मुझे जो है भगाने में भाजपा के लोगों का हाथ था, मैंने कमीशन दी है। कहाँ कहा सर काले धन की वादा करके ऐसा? आपके वीडियो है, देखिए खोलिए और आप मुझे पर्सनल नंबर दीजिए, मैं आप अभी भेजूंगा। अडानी ने कहा कि मैं मुझे बीजेपी का अडानी नहीं, नीरव मोदी ने आपने अडानी का नाम लिया था इससे पहले। नहीं, अडानी के पास जो पैसे हैं, बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, ये काम भी तो मोदी जी ने ही किया है। देश की संपत्ति बेचने का, खरीदने का तो नहीं किया है, बेचने का काम किया है। जी ठीक है। नीरज महिरे जी, अंतिम टिप्पणी आपसे चाहूंगा। माफी, अंतिम टिप्पणी सर आपसे चाहूँगा। जिस प्रकार से जो आरोप लगे हैं और यामीन कादरी जी कह रहे हैं कि काला धन की बात नहीं हुई, इसके अलावा नौकरी की बात नहीं हुई, इसके अलावा और भी जो ज़रूरी मुद्दे उछाले गए, जैसे कि गंगा सफाई की बात की, ये कहीं ना कहीं मुद्दे वाकई ये मुद्दे मिस है जिन पर बीजेपी को काम करना चाहिए था। कम ही काम हुआ या नहीं हुआ, क्या कहेंगे आप? देखिए, काम कुछ हद तक हुआ, लेकिन ये कादरी साहब की बात बिल्कुल सही है कि उमा भारती जी को पोर्टफोलियो दिया गया था। पोर्टफोलियो तो वहीं खड़ा है, लेकिन उमा भारती जी लापता हो गई हैं क्योंकि अब वो लिस्ट में नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं विकास की बात करी गई है, विकास हुआ भी है, मैं इस चीज को मानता हूं। लेकिन चुनाव में जो मुद्दे आम आदमी के थे वो आप नहीं उठा पाए, आप दूसरे मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और मंगलसूत्र और भैंस, तो इसके लिए आप किसे दोषी ठहराएंगे सर? इसके लिए आप किस एक पार्टी को दोषी ठहराना चाहेंगे? अगर आपको ठहराना हो तो, अगर आपको ठहराना हो तो किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि देश की 140 करोड़ जनता इस चीज का निर्णय लेगी। ठीक है। और वो जिसको सत्ता देगी वो निर्दोष है और जिसको सत्ता से हटाएगी वो दोषी होगा। ठीक है। 140 करोड़। रीना जी, 30 सेकंड का समय है हमारे पास में, छोटी सी टिप्पणी रीना जी। देखिए, जनता जिसको वो देगी वो चीज अलग है कि कौन जीत के आ रहा है और कौन वो नहीं जीत रहा है। ये मगर ये उस बात का सब वो नहीं हो जाएगा साक्ष्य कि वो बिल्कुल पाक साफ है। जो आपने वादे किए थे कि डॉलर, मैं रुपए की कीमत बढ़ाऊंगा, डॉलर कम करूंगा,
आप नहीं कर पाए। आपने जो जो भी वादे किए थे आप उसमें विफल रहे। आपको 10 साल का समय मिला था। अब आपको 10 साल बाद पीओके याद आ रहा है, 10 साल बाद आपको ज्ञान व्यापी याद आ रहा है। 10 साल में आपको जनता ने बहुमत में बैठाला था। आप जो चाहते वो कर सकते थे। मगर अब चूंकि जनता के सामने फिर से प्रलोभन ले जाना है। वेद प्रकाश जी अंतिम टिप्पणी आपकी। वेद प्रकाश जी अंतिम टिप्पणी। देखिए मनीष जी, जो हमारी रीना बहन जी कह रही हैं कि इन्होंने काम नहीं किया, हमने 370 खत्म किया। राम मंदिर जो हम निर्माण हुआ है वो हमने बैकडोर से नहीं किया, हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा था। और इन्होंने और सारी बातें कही, और सारी बातें कही, लेकिन ये नहीं कहा कि भ्रष्टाचार पे काम हुआ है। हमने केजरीवाल को जेल भेजने का काम किया है और अभी वो फिर से जेल जा रहे हैं। तो ये आप ये कहिए कि भ्रष्टाचार पे काम हुआ या नहीं हुआ? आप बताइए, मोदी जी ने भ्रष्टाचार पे काम किया या नहीं किया? उसका फंड खा गया, ज्ञान वापी पे काम नहीं हुआ है, उसके ऊपर काम हो रहा है, आगे काम होगा। खाने का काम किया है। ठीक है रीना जी, वेद प्रकाश जी, माफी चाहूंगा यामिन जी। अब हम भी सर डिबेट की अंतिम चरणों में ही है और चुनाव भी अंतिम चरणों में है। माफी चाहूंगा आपसे क्योंकि समय की सीमा है और हम भी, हमारे पास ही बस इतना ही समय है। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम बातें रखने के लिए, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो बता दें कि 7वें चरण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग है, अंतिम चरण की वोटिंग भी है। अब देखना होगा कि अंतिम चरण में किस प्रकार से वोटिंग परसेंट बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने पिछले 6 चरणों में देखा कि कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंट पिछले चुनावों के मुकाबले कम ही रहा है। क्या इस बार चुनाव में वोटिंग परसेंट बढ़ेगा और इस बार का अंतिम चुनाव कैसा रहने वाला है? फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।